अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। पिछले दिनों हम छुट्टियां गुजारने के लिए नथिया गली गए, लेकिन वहां पर मैं ये जानकर हैरान रह गया कि मेरे बच्चे ब्रांड्स की चीज़ों के पीछे भाग रहे थे। अगर उन्होंने कॉफ़ी पीनी है तो वो भी ब्रांड की, अगर उन्होंने कोई शॉपिंग करनी है तो वो भी ब्रांड की, अगर उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है तो वो भी एक पर्टिकुलर ब्रांड की ही उन्हें चाहिए। मैं ये देखकर बड़ा हैरान हुआ और मैं सोचने लग गया कि आखिर ब्रांड्स में ऐसी क्या ख़ास बात है कि वो बच्चों के दिमागों पर इतने छाए हुए हैं। लेकिन ब्रांड सिर्फ बच्चों के दिमागों पर ही नहीं छाए हुए, हमारे दिमागों पर भी छाए हुए हैं। इस वीडियो में जितना भी डेटा इस्तेमाल किया जाएगा वो ऑथेंटिक ज़रायों से लिया गया। तो जब मैं किसी ब्रांड के बारे में, कोई रिसर्च के बारे में बताऊंगा तो ये मैं पहले ही वाज़ेह कर देना चाहता हूं कि वो रिसर्च पब्लिश हो चुकी है और वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक ज़रायों पर, फोरम्स पर प्रेजेंट हो चुकी है। वहाँ से ये डेटा मैंने लिया है। तो अगर किसी ब्रांड को किसी भी किस्म की, इस पूरी सीरीज़ में किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन मुझसे चाहिए कि ये डेटा मैंने कहाँ से लिया, तो मैं उनको ये प्रोवाइड कर सकता हूँ और करूँगा भी। तो चलते हैं हम एक एक्सपेरिमेंट की तरफ और देखते हैं कि ब्रांड्स हमारे दिमागों के साथ किस तरीके से खेलते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किया गया दो मशरूबात पर, एक ही किस्म के दो मशरूबात, जिनमें एक फ्रेंच मेक था, फ्रांस का बना हुआ था, और दूसरा जर्मन मेक था, जर्मनी का बना हुआ था। एक ही स्टोर पर दोनों को रखा गया और फिर एक दिन जर्मन म्यूजिक लगाया जाता था उस स्टोर पर। लोग आते थे और वो मशरूबात खरीदना शुरू कर देते थे, दोनों मशरूबात पड़े होते थे। और फिर दूसरे दिन फ्रांस का कोई म्यूजिक लगाया जाता था, फ्रेंच म्यूजिक लगाया जाता था और लोग फिर खरीदना शुरू कर देते थे। बहुत दिनों का डेटा इकट्ठा किया गया और देखा गया, उसको कोरिलेट किया गया, तो पता चला कि जिस दिन जर्मन म्यूजिक लगा होता है उस दिन उस मशरूबात के जर्मन मेक या जर्मन वेरिएंट ज़्यादा बिके, 3 गुना ज़्यादा बिके। और जिस दिन फ्रेंच म्यूजिक लगा था उस दिन फ्रेंच मेड वो मशरूब 2 गुना ज़्यादा बिका। खैर, ये तो आम सी बात है कि अगर म्यूजिक लगा हो सकता है कि आप उसी मुल्क की चीज़ खरीदना चाहें। लेकिन जब लोगों से ये पूछा गया कि क्या म्यूजिक ने आपको कोई स्पेसिफिक ब्रांड खरीदने पर आमादा किया, तो 90% लोगों ने कहा कि जी नहीं, हमारी चॉइस अपनी थी और हमें म्यूजिक ने बिल्कुल मुतासिर नहीं किया। हैरानी वाली बात है, ये बहुत हैरानी वाली बात है, लोगों को ये एहसास ही नहीं हुआ कि उन्हें एक ख़ास मशरूब की तरफ मुतवज्जो किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है, इस एक्सपेरिमेंट से यह अखज़ किया गया कि हम जब शॉपिंग करते हैं और जो डिसीजंस लेते हैं वो क्या शऊरी डिसीजन होते हैं, क्या हम लॉजिक की बेसिस पर कर रहे होते हैं, क्या हम फैक्ट्स पर कर रहे होते हैं, क्या हम कॉन्शियस से कर रहे होते हैं। तो कॉन्शियस डिसीजंस जो होते हैं वो लॉजिकल बेसिस पर होते हैं, रैशनल होते हैं और फैक्ट्स की बेसिस पे होते हैं, या हम अनकॉन्शियस यानी लाशऊर से फैसला कर रहे होते हैं कि मैंने ये चीज़ खरीदनी है। और लाशऊर किन बेसिस पर डिसीजन करता है? फीलिंग्स पर, एहसासात पर, जज्बात पर, इमोशंस पर। इस किस्म की मार्केटिंग को न्यूरो मार्केटिंग कहा जाता है, जहां आपको अनकॉन्शियसली एक ब्रांड की तरफ लेकर जाया जाए, उसे न्यूरो मार्केटिंग कहा जाता है। और आने वाले वक्तों में न्यूरो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा तेज़ होने वाली है। मैं आपको इसी कड़ी की एक और वाक़े की तरफ लेकर चलता हूं। 1980 की दिहाई में एक बहुत बड़े ब्रांड सॉफ्ट ड्रिंक के, जिसका नाम है कोका कोला, उन्होंने ये अखज़ किया कि उनके पानी का टेस्ट, कोक के पानी का टेस्ट अच्छा नहीं है। पेप्सी इस वक्त छाई हुई है, मार्केट पर छाई हुई है, 1980s की बात कर रहा हूँ। दोनों में राइवलरी थी और कंपटीशन तो बहुत अरसे से चल रहा था। सो कोक ने सोचा कि वो अपना पानी बेहतर करे और उसने अपने पानी का या अपने टेस्ट का फॉर्मूला चेंज किया। जब उसने ये फॉर्मूला चेंज किया तो उसके बाद जो कोक का वेरिएंट निकाला गया उसको कहा गया न्यू कोक, और न्यू कोक के नाम पर इसे मार्केट करना शुरू कर दिया। इस टेस्ट को पहले 20,000 लोगों पर टेस्ट भी किया गया। कोक की कंपनी ने 20,000 लोगों पर इसको टेस्ट किया और जब टेस्ट किया तो पता चला कि उन्हें ये कोक का नया टेस्ट बहुत अच्छा लगा पुराने टेस्ट से। और उनमें से ज़्यादातर लोगों ने यह भी कहा कि ये पेप्सी के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा टेस्ट है। इसलिए कोक कॉन्फिडेंट थी कि वो आराम से मार्केट में जाएगी और पेप्सी के मुकाबले में काम करना शुरू कर देगी और मार्केट करना शुरू कर देगी।
लेकिन जब नई कोक, जिसे न्यू कोक का नाम दिया गया, मार्केट में गई तो बुरे तरीके से पिट गई। लोगों ने उसे लेने से इनकार कर दिया। कोक की मैनेजमेंट को हज़ारों कॉलें आनी शुरू हो गई और बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हो गया। कोक की मैनेजमेंट सोच में पड़ गई कि हमने तो 20,000 लोगों पर ये टेस्ट किया था और उन सब में से ज़्यादातर ने यह कहा था कि इसका टेस्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन फिर ऐसा क्या है कि लोगों को ये चीज़ पसंद नहीं आ रही। और उस वक्त कोक ने यह रियलाइज़ किया कि इस पूरी मार्केटिंग में इमोशन का फैक्टर, एहसासात और जज्बात का फैक्टर खाली है, जो कि कोक 100 सालों से करती आई है। 100 सालों से कोक अपनी एडवर्टीजमेंट में एहसासात को और जज्बात को लाती रही। उसके बड़े तरीके हैं। एक तरीका यह है कि कोक हमेशा ये कहती है कि फील गुड। जब आप कोक पीते हैं तो आप क्वालिटी का ड्रिंक पीते हैं और उसके बाद आप अच्छा महसूस करते हैं। तो अच्छा महसूस करने का मतलब यह है कि आपको अच्छे ख्यालात आते हैं, आपकी फीलिंग्स अच्छी होती हैं और फिर आप मेमोरीज बनाते हैं। जब इंसान ये सोचना शुरू कर देता है तो वो जिस एक्सपीरियंस से गुजरा होता है वो उसे याद रहना शुरू हो जाता है। अगर आप समझते हैं कि इस ड्रिंक से मेरी मेमोरीज बन रही हैं, मैं खुश हो रहा हूँ, मैं रिफ्रेश हो रहा हूँ, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेमोरीज बनना शुरू हो जाएंगी। एक स्टडी जो 2014 में पब्लिश की गई, उसमें बताया कि कोक जितने भी लोग पीते हैं वो ये समझते हैं कि इससे वो ज़्यादा खुश होते हैं। लेकिन उसके साथ साथ कोक ने सेलिब्रिटीज़ को भी अपनी एडवर्टीजमेंट में लेना शुरू कर दिया। अब 1980s की बात हो रही है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को जो उस वक्त की थी, बीटल्स एक बहुत बड़ा बैंड था, उसके अलावा उनको कोक पीते हुए दिखाया गया। तो लोगों ने देखा कि जब बड़े बड़े लोग कोक पी रहे हैं तो वो मुतासिर हुए और उन्होंने सोचा कि हमें भी पीना चाहिए। इससे पहले कोक बहुत से ऐसे और एक्सपेरिमेंट भी कर चुकी है अपनी एडवर्टीजमेंट में। 1950s में कोक ने तकरीबन 10 के करीब ऐसे इश्तिहार बनाए जिसमें मुख्तलिफ किस्म की नर्सेज दिखाई गई जो कि बता रही थी कि कोक आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, कोक से क्वालिटी आपको मिलेगी और आप रिफ्रेश होंगे, आप खुश होंगे। मैंने ऐसे बहुत से इश्तिहार ढूंढ ढूंढ के देखे और फिर मुझे एहसास हुआ कि ये काम 1950s में होता गया। अब मैं आपको एक और एक्सपेरिमेंट की तरफ लेकर चलता हूं जो कि पब्लिक के साथ किया गया। इसे पेप्सी चैलेंज कहा जाता है और इसमें बगैर बताए हुए कि किस ब्रांड का मशरूब आपको पिलाया जा रहा है, पेप्सी और कोक लोगों को पिलाई गई। गिलासेस में पेप्सी और कोक डाल दी जाती थी और पीने वाले को नहीं पता होता था कि वो पेप्सी पी रहा है या कोक पी रहा है। और फिर लोगों को पूछा जाता था कि कौन सा ब्रांड आपको पसंद आया पीने में। और जब रिजल्ट आया तो पता चला कि तकरीबन 50% से कुछ ज़्यादा लोगों को पेप्सी पसंद थी। लेकिन उसके बाद ब्रांड्स को अयां किया गया और कोक के 10 एक तरफ रख दिए गए और पेप्सी के 10 एक तरफ रख दिए गए। और फिर लोगों से पूछा गया कि आप किसे पीना चाहेंगे। 75% लोगों ने बताया कि वो कोक पीना चाहते हैं, हालांकि इससे पहले वो पेप्सी को बेहतर कह चुके थे। ये एक हैरतनाक किस्म का एक्सपेरिमेंट है। इसका मतलब ये है कि 25%, क्योंकि पहले तकरीबन 50% लोगों ने पेप्सी को पसंद किया था, उससे ज़्यादा 25% से ज़्यादा लोग अब कोक को उसके ब्रांड, उसकी शक्ल, उसके टिन से पसंद करना शुरू हो गए। अगर आज आप कोक का रेवेन्यू देखें, 2019 की मैं रेवेन्यू की बात कर रहा हूं, तो तकरीबन $37 बिलियन कोक का रेवेन्यू है। और अगर आप $37 बिलियन का 25% निकालें तो $9 बिलियन बनता है। इसका मतलब यह है कि जो फील गुड एक एहसास दिया कोक ने, उसकी वजह से लोगों ने $9 बिलियन की कोक ज़्यादा खरीदी 2019 में। उसके बाद बहुत से और एक्सपेरिमेंट किए, इनमें MRIs की गई और MRIs में दिखाया गया कि जब लोग कोक पी रहे होते हैं तो उनके इमोशनल सेंटर्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं दिमाग के। इमोशनल सेंटर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, जिसे लिम्बिक सिस्टम कहा जाता है। इस पर हम बहुत सी आगे भी डिस्कशन करेंगे जब मैं और ब्रांड्स की बात करूंगा, जिसमें मैकडॉनल्ड्स भी है, और बताऊंगा कि किस तरीके से वो आपके लिम्बिक सिस्टम को हिट करते हैं। तो वो आपके दिमाग के उस हिस्से को हिट करते हैं जहां से इमोशंस आते हैं। और जब हमने पेप्सी को देखा तो उस वक्त जब ये एक्सपेरिमेंट गया तो पेप्सी ने इस हिस्से को हिट नहीं किया था। इस वजह से लोग डिसीजन करते थे और लाशऊरी तौर पर, क्योंकि अब डिसीजन तो आप इमोशंस की बेसिस पे कर रहे हैं, तो आप लाशऊरी तौर पर ये डिसीजन कर रहे हैं कि मैंने कोक पीना है। तो आपके लाशऊर में मैं आपको बहुत से और इस तरह के
यहाँ पर एड्स दिखा रहा हूँ जिसमें दिखाया गया है कि अगर आप बोतल खोलते हैं कोक की तो आप खुशी का दरवाज़ा खोलते हैं। अगर आप कोक पिएंगे तो आप में खुशी बढ़ेगी, आप में मोहब्बत बढ़ेगी, आपको मुख्तलिफ एहसासात से गुजारा गया। अगर आप, अब अगला लेवल आया, आप अगर कोक की एक बोतल शेयर करते हैं तो आप लोगों से खुशियां शेयर करते हैं और इमोशंस आ गए। अब जब इमोशंस आ गए तो इसका मतलब यह है कि आप अपने लाशऊर में चले गए, और अगर आप अपने लाशऊर में चले गए तो इसका मतलब यह है कि डिसीजन अब लॉजिकल बेसिस पे नहीं होगा, फैक्चुअल बेसिस पे नहीं होगा, और आप लाशऊरी तौर पर कुछ और लेने गए होंगे स्टोर में, और जाकर आप वहाँ से कोक का टिन उठा लेंगे या कोई और चीज़ें उठा लेंगे जो कि आपके लाशऊर में एम्बेड कर दी गई हैं। ये चीज़ें अब आपको बहुत ज़्यादा और ब्रांड्स में भी नज़र आना शुरू हो गई हैं। अगर आप पेप्सी में देखें तो वहाँ पर भी आपको कहा जाता है कि पेप्सी पिएंगे तो आप रिफ्रेश हो जाएंगे। अब रिफ्रेशिंग का वर्ड हैप्पीनेस के साथ और वर्ड्स आने शुरू हो गए जो कि आपके इमोशंस को आपको इंस्पायर किया जाता है। आपको मुख्तलिफ ब्रांड्स पर बताया जाता है कि आप किस तरीके से इस ब्रांड को इमोशंस के साथ कनेक्ट करें। अब किसी ब्रांड को अगर इमोशन के साथ पाकिस्तान में कनेक्ट करना तो बड़ा सिंपल तरीका है, उसको इंडिपेंडेंस के साथ कनेक्ट कर दें, 14 अगस्त 23 मार्च के साथ कनेक्ट कर दें। तो अब आप गौर करें कि 14 अगस्त को और 23 मार्च को जितने भी प्रोग्राम आते हैं, क्योंकि हम बहुत इमोशनल होते हैं, उन्हें कौन स्पॉन्सर कर रहा होता है? उस वक्त आपको पेप्सी, कोक या इस किस्म के ब्रांड्स बहुत एक्टिव नजर आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तानियों के इमोशंस ज़्यादा हैं आज़ादी की वजह से। फिर नगमे, नेशनल एंथम, जितने भी मिली नगमे होंगे उनके स्पॉन्सर्स में भी आपको कोक और पेप्सी और इस किस्म के ब्रांड्स नजर आएंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि एक नगमा सुन के, एक मिली नगमा सुन के इंसान के इमोशंस बढ़ जाते हैं। अगर आप किसी स्पोर्ट से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो वहां पर भी इमोशंस होते हैं, और ये इमोशंस हमारे जुड़े हैं क्रिकेट के साथ। तो क्रिकेट के जितने भी स्पॉन्सर्स आप देख रहे हैं, जितनी भी किट्स देख रहे हैं, वहां पर आपको कहीं ना कहीं इन ब्रांड्स के नाम नजर आएंगे, क्योंकि उनको पता है कि क्रिकेट के साथ भी इनके जज्बात जुड़े हुए हैं, और इनके जज्बात के साथ हमने अपने ब्रांड को इनके लाशऊर में दाखिल करना है। और उसके साथ आखिर में अगर आप कभी स्पाइसी फूड्स वगैरह या इस किस्म की चीज़ों को देखें, जिसको देखें करने की बंदे को हो एहसास हो, तो वहाँ पर भी आपको ये ब्रांड नज़र आएंगे और ये ब्रांड आपको गालिब होते हुए नज़र आएंगे। तो मैंने आज आपको एक छोटी सी केस स्टडी बताई है कि किस तरीके से न्यूरो मार्केटिंग के ज़रिए हमारे लाशऊर को प्रोग्राम करके ये ब्रांड्स अपनी चीज़ें हमें बेचते हैं। और मुस्तकबिल में अगर आप न्यूरो साइंटिस्ट नहीं हैं तो मार्केटिंग के लिए कम से कम आपको कुछ न्यूरो साइंटिस्ट ज़रूर हायर करने पड़ेंगे। आपको लोगों के दिमागों के अंदर देखना पड़ेगा और फिर उन्हें कन्विंस करना पड़ेगा कि वो लाशऊरी तौर पर आपकी चीज़ें ख़रीदें। ये मार्केटिंग का फ्यूचर है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।